दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों आज की इस क्लास में हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण का एक जो टॉपिक है कारक, उसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। और अध्ययन इस प्रकार से करेंगे कि आपने यदि इस क्लास को देख लिया ध्यान से तो आपका किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होगा। कारक का कोई भी यदि किसी भी एग्ज़ाम में यदि हिंदी व्याकरण का पार्ट पूछा जाता है तो वहाँ से कारक का प्रश्न ज़रूर उठता है, वो भले ही किसी रूप में आए। तो आइए देखते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा कि किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। सीधी सी बात यह है कि वाक्य में कोई भी संज्ञा सर्वनाम है, उसका यदि सीधा संबंध क्रिया से है तो वो कारक है। दूसरी परिभाषा क्या है? जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, जो किसी शब्द या क्रिया से संबंध बताए, वह कारक है। कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को करने वाला। ठीक है। अब आता है इसकी भेद के बारे में। कारक के भेद कितने हैं? हिंदी भाषा में 8 माने गए हैं, संस्कृत भाषा में 6 माने गए। अब इसके भेदों के नाम हैं और उनके चिन्ह हैं साथ साथ। मेरे ख्याल से ये सभी आते होंगे आपको, लेकिन फिर भी एक बार औपचारिक रूप से पढ़ लें। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये तो है कारक। अब इनके परसर्ग, विभक्ति या चिन्ह, ये तीनों एक ही चीज़ है। परसर्ग बोल दो, विभक्ति बोल दो या चिन्ह बोल दो। तो कर्ता का होता है ने, कर्म का होता है को, कर्ण का होता है से के द्वारा, संप्रदान का होता है को और के लिए, अपादान का होता है से और अलग होने का कोई भी भाव हो, बोध हो। संबंध कारक के चिन्ह होते हैं का, के, की, ना, ने, नी या फिर रा, रे, री। अधिकरण के होते हैं में पर और संबोधन होता है हे, अरे, ओ। ठीक है। ये इसके भेद और इसके चिन्ह। आगे देखो, अब पढ़ेंगे एक एक करके इसके भेदों के बारे में। कर्ता कारक है सबसे पहले कि वाक्य में जो क्रिया का संपादन करे अथवा वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम पद से क्रिया के करने वाले का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है ना। संपादन करे मतलब उसको संचालित करे, उसको ड्राइव करे, वो कर्ता होता है। ठीक है। कि जैसे रमन सेब खाता है, रमन सेब खाता है। रमन क्या है? करता है, सेब कर्म है और खाता है। खाता कौन है? खाना क्या है? क्रिया है। अब इस क्रिया को कौन जो है ड्राइव कर रहा है? तो रमन। तो रमन क्या है? कर्ता हो गया। प्रस्तुत वाक्य में कर्ता का चिन्ह ने वह लुप्त या शून्य है। और कई बार क्या होता है कि जो चिन्ह होते हैं, परसर्ग होते हैं, विभक्तियाँ होती हैं, वो कभी जो है अदृश्य होते हैं, दिखाई नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं है कि यदि इसके साथ उसका परसर्ग, उसकी विभक्ति, उसका चिन्ह नहीं जुड़ा हुआ है तो वो कर्ता कारक नहीं है, कभी कभार लुप्त होते हैं। जैसे इसी में है रमन सेब खाता है, यहाँ पे ने कोई चिन्ह नहीं है लेकिन क्या है? कर्ता का भाव है। आगे देखो तो क्या है? लेकिन क्रिया को संपन्न करने का कार्य कौन कर रहा है? रमन करता है, अतः यहाँ कर्ता कारक है। आगे देखो, पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब ने जो चिन्ह है कर्ता कारक में वो लगभग भूतकाल के वाक्य में आएगा। ठीक है ना। मोहन ने सेब खाया। ठीक है ना। इस प्रकार से बन जाएंगे यहाँ पे। पथिक को दूर जाना है, पथिक को दूर जाना है, यहाँ पे को आ गया। रोगी से उठा नहीं जाता, रोगी से। ठीक है ना। यहाँ पे से आ गया, कर्णकार का बोध हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि अब इसको यदि कर्तृवाची में बदलेंगे तो क्या होगा? रोगी उठ नहीं सकता, है तो करता ही ना।
उसमें बोध किसका हो रहा है, कर्ता कारक का। मोहन से पुस्तक पढ़ी गई, सिपाहियों के द्वारा चोर पीटे गए, बच्चों द्वारा निबंध लिखा गया। यहाँ द्वारा का से का बोध हो रहा है, लेकिन क्या है, कर्ता कारक ही है ये। अब पथिक को दूर जाना है, को क्रम कोचिन किसका है, कोचिन है कर्म कारक का। लेकिन को पढ़ते ही से पढ़ते ही ये नहीं होना चाहिए कि जो है कि भाई ये तो कर्म कारक है, ये तो कर्ण कारक है, नहीं, यहाँ पे भी कर्ता कारक ही है। पथिक को दूर जाना है, ठीक है ना, पथिक को दूर जाना है, यहाँ कर्म नहीं है, बल्कि ये जो को है ये कर्ता के साथ जुड़ा हुआ है, न कि कर्म के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। को और से यदि किसके साथ जुड़े हुए हों, कर्ता के साथ जुड़े होते हैं, तो कौन सा आएगा, कर्ता कारक ही आएगा वो। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो इस प्रकार के वाक्य भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे देखो, अब देखो वाक्य में 3 पथिक कर्ता के बाद को परसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन यह को लगाने से कर्म कारक नहीं हुआ, क्योंकि कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से है, अर्थात क्रिया का फल कर्ता यानी कि पथिक पर ही पड़ रहा है, इसलिए क्या है, कर्ता कारक है। तुम सीधा ये समझो कि यदि से और को यदि सीधा कर्ता कारक के साथ जुड़ा हुआ है तो वो कर्ता ही है, न कि कर्म कारक। वाक्य 4, 5 और 6 में कर्ता के साथ से के द्वारा का प्रयोग हुआ है। के द्वारा से मतलब यहाँ कर्ण कारक नहीं, क्योंकि कर्मवाच्य और भाववाच्य में भी कर्ता कारक होता है। यदि इनका हम वाच्य परिवर्तन करें, जैसे वाक्य 5 का होगा, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है ना, मोहन से पुस्तक पढ़ी गई, ये था उसका, तो मोहन ने पुस्तक पढ़ी। अब देखो ये ने आ गया, तो इसका मतलब क्या है, हमारा कर्ता कारक ही है, ठीक है ना। अब आता है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक में क्या है कि वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़े अथवा कर्ता के कार्य का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक होता है। क्या, वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़े अथवा कर्ता के कार्य का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक होता है। जैसे देखो भाई, बाज ने पक्षी को मार डाला, बाज ने पक्षी को मार डाला। अब मार डाला, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा है, पक्षी पर पड़ा है, ठीक है ना, पक्षी पर पड़ा है। खैर बाज पर भी पड़ा है, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं किस पर पड़ा है, पक्षी पर। मार डालने की प्रक्रिया किसकी है, किसको मार डाला, पक्षी को मार डाला, ठीक है। तो ये है, इसकी एक दूसरी ट्रिक ये भी है कि हम कैसे कर्म को पहचाने कि ये कर्म है या नहीं है। तो मैंने जब क्रिया का चैप्टर करवाया था तब मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया था कि जैसे क्रिया के साथ यदि हम प्रश्न बनाएं, क्रिया के साथ यदि हम प्रश्न बनाएं किसी शब्द से, तो उसमें को यदि चिन्ह आता है, को और किसको, तो फिर क्या हो जाएगा, वो कर्म है। जैसे बाज ने किसको मार डाला, ठीक है ना, बाज ने किसको मार डाला, को और क्या, ये दो आएंगे उसमें, को और क्या। जैसे रोहन पुस्तक पढ़ता है, तो रोहन क्या पढ़ता है, तो क्या जिसका आंसर है, क्या जिसका आंसर है वो ये समझो कर्म है, ठीक है। सीधी भाषा में बता दिया मैंने आपको। कवि कविता लिखता है, ये भी क्या है, कवि कविता लिखता है। अब प्रभाव या फल क्या होता है, प्रभाव कैसे पड़ता है कि देखो भाई, राम पुस्तक पढ़ता है कि वाक्य है, तो पढ़ता है, इसका प्रभाव कैसे पड़ा पुस्तक पे, तो पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक पढ़ता है तो वो हो सकता है पढ़ते पढ़ते कुछ दिन बाद वह उसके पेज मैले हो जाएंगे, हो सकता है उस पर कभी चाय या पानी पीते समय वो गीली हो जाए, खराब हो जाए, ठीक है ना, हो सकता है कभी वो जाने अनजाने में उसके पेज ही फट जाए। तो ये सब क्या है, ये सब प्रभाव ही तो है, ठीक है ना, उसका प्रभाव यूँ होता है।
अब देखो, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। कई बार वाक्य में दो कर्म भी होते हैं। जैसे इसमें क्या है, माँ ने बच्चे को, एक तो ये बच्चा हो गया कर्म और एक हो गया दूध, ये दो कर्म हो गए यहाँ पे। तो इसलिए क्या है, ये द्विकर्मक क्रिया बोलते हैं इसको, द्विकर्मक क्रिया। अब आता है गौण कर्म और मुख्य कर्म। गौण कर्म और मुख्य कर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। गौण कर्म जो होता है वो कर्ता के साथ जुड़ा होता है और क्या होता है, वो सजीव होता है। गौण कर्म सजीव होता है और कर्ता के साथ जुड़ा होता है। मुख्य कर्म कर्ता से दूर क्रिया के साथ होता है और वो निर्जीव होता है। ये आप कोई भी वाक्य उठा के देख लेना, ठीक है ना। जैसे दादाजी बच्चों के लिए फल लाए, ठीक है ना, इस प्रकार से। नहीं सॉरी, ये तो वो हो गया, उसका हो गया, ये तो संप्रदान कारक का। तो ये आप ध्यान देखना, कोई भी वाक्य और हो देख लेना। इसमें जो गौण कर्म होता है वो क्या होता है, कर्ता के साथ होगा वो और सजीव होगा। मुख्य कर्म जो होगा वो क्रिया के साथ होगा और निर्जीव होगा। अब देखो कर्ण कारक क्या है। वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया संपन्न होती है वह कर्ण कारक कहलाता है। कोई भी जिस साधन की सहायता से क्रिया संपन्न होती है, जैसे रमा ने पेंसिल से चित्र बनाया। अब इसमें साधन क्या है, पेंसिल है, यानी कि चित्र बनाने की प्रक्रिया किससे पूरी हुई, रमा से तो हुई है, लेकिन रमा से ज़्यादा भूमिका किसकी है, पेंसिल की है। यदि पेंसिल नहीं होती तो रमा चित्र किससे बनाती, ठीक है ना। तो ये पेंसिल से, ये क्या होगी, ये क्या है, साधन हो गया, कर्णकारक हो गया। आगे देखो, उसे पत्र से सूचना मिली। पत्र से कर्णकारक हो गया। रोहन हर रोज साइकिल से आता है। साइकिल से। हमारे घर में नल से पानी आता है, यानी कि नल माध्यम है पानी पहुंचाने का। मैं आपको आंखों देखी खबर सुना रहा हूँ। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ फिर इसमें जो परसर्ग है वो नदारद है। इसमें कहीं भी से का बोध नहीं हो रहा, लेकिन मैं आंखों देखी खबर सुना रहा हूँ, तो यहाँ आंखों के तुरंत बाद से का भाव आ जाएगा, आंखों से देखी, ठीक है ना, आंखों से देखी। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि किसी वाक्य में यदि कोई भी प्रसर्ग नहीं है तो वो कोई कारक ही नहीं है। देश में बहुत लोग आज भी भूखों मर रहे हैं। भूखों मर रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ, भूख से मर रहे हैं, भूख से, ठीक है ना। मरने का माध्यम क्या है, भूख, तो ये कर्ण कारक है इसमें। उसने अपने दो जवान बेटों को अपने हाथों दफनाया। उसने अपने दो जवान बेटों को अपने हाथों दफनाया, हाथों से आ जाएगा या भाव, ठीक है ना। गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है। गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, धीरे से बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। तो क्या कहता है कि उपरोक्त वाक्य 5, 6, 7 में कारक चिन्ह लुप्त हैं, लेकिन उनके साथ से के द्वारा का भाव पैदा हो रहा है। जैसे आंखों देखी, आंखों से देखी, भूखों मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, हाथों दफनाया, हाथों से दफनाया, ठीक है। इसलिए ये सभी कर्ण कारक है। अब आता है संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए या जिस उद्देश्य के लिए कोई कार्य करे, जिसे कुछ दान देने के रूप में दिया जाए, यहाँ संप्रदान कारक होता है। यानी कि कर्ता जिसके लिए, यानी कि जिस उद्देश्य के लिए कोई कार्य करे या जिसे कुछ दान आदि के रूप में दिया जाए, वहाँ होता है संप्रदान कारक। जैसे दादाजी बच्चों के लिए खिलौने लाए। किसके लिए लेके आए हैं, बच्चों के लिए। क्या लेके आए हैं, खिलौने, संप्रदान कारक है। सरदार भगत सिंह देश के वास्ते शहीद हो गए। अब वास्ते, वास्ते की खातिर, ठीक है ना, हेतु, ये और के लिए, ये सभी तीनों इसके ही एक रूप हैं। तो सरदार भगत सिंह देश के वास्ते शहीद हो गए, तो ये वास्ते आते ही ऐसे मत समझना कि भाई ये कौन सा कारक है। तो देश के लिए और देश के वास्ते एक ही बात है, ये भी संप्रदान कारक है।
आज भी कुछ युवा देश हेतु अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं। देश हेतु, देखो ये आ गया, देश हेतु मतलब देश के लिए। अब कहाँ कहाँ आता है संप्रदान कारक? नमस्कार करने की जहाँ भी कोई प्रक्रिया होगी वहाँ संप्रदान कारक आएगा, और उसके साथ को चिन्ह जुड़ेगा। जैसे पिता को नमस्कार, गुरु को प्रणाम, ठीक है ना। नमस्कार और प्रणाम, यहाँ पे देखो ये आ गया को, ठीक है। धिक्कार और अच्छा लगना, यानी कि रुच धातु के साथ, रुच मतलब अच्छा लगना के साथ भी को का प्रयोग होता है। जैसे दुष्ट को धिक्कार, ठीक है ना, दुष्ट को धिक्कार। विहान को लड्डू अच्छे लगते हैं, विहान को, देखो को आ गया। लेकिन अच्छे लगने की प्रक्रिया है, तो यहाँ को दिखते ही आपको ये नहीं कि ये तो जो है ना भाई कर्म कारक है, क्योंकि कर्म कारक के चिन्ह होते हैं, को नहीं। अच्छे लगने की प्रक्रिया है तो क्या आ जाएगा? संप्रदान कारक आएगा। किसी परोपकार करने या किसी को दान आदि देने की प्रक्रिया हो तो वहाँ भी को का प्रयोग होता है। हाँ, मोहन को भक्ति अच्छी लगती है, मोहन को भक्ति अच्छी लगती है, यहाँ भी संप्रदान कारक है। अब दान देने की प्रक्रिया का क्या होगा? या फिर अब देखो, या फिर किसी के लिए कोई दिया जाए, कोई चीज़ दी जाए। मोहन भिखारी को वस्त्र देता है, गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, ठीक है। विशाल ने बांटने को मिठाई खरीदी, विशाल ने बांटने को, ठीक है ना, मिठाई खरीदी। बांटने का मतलब दान देने के रूप में। बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, ठीक है। अब देखो, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, यहाँ भी कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। अगला देखो, अब आता है अपादान कारक। जिस संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से तो ये है अपादान कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उससे किसी के अलग होने का बोध होता हो, अलगाववाद का जो बोध होता हो, वो होता है अपादान कारक। और इसके चिन्ह होते हैं से अलग होना, और इसमें भी कुछ नियम अलग से होंगे, अलग होने के नियम से वो बताएंगे आगे। जैसे नल से पानी टपक रहा है, नल से पानी टपक रहा है, तो पानी टपक रहा, किससे टपक रहा है? नल से। अब पानी और नल दोनों अलग हो रहे हैं, तो से जो है वो किसका बोध करवा रहा है यहाँ पे? वो करवा रहा है अपादान कारक का। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, जो पेड़ है उससे पत्ते अलग हो रहे हैं। प्रेम, घृणा, डर, लज्जा, ईर्ष्या, सीखना, तुलना, रहित, रक्षा, दूर, पूछना, आरंभ इत्यादि इन शब्दों के साथ भी किस कारक का प्रयोग होता है? अपादान का प्रयोग होता है। ये 7-8 शब्द आपको याद रखने पड़े। कौन से? प्रेम, घृणा, डर, लज्जा, ईर्ष्या, सीखना, तुलना, रहित, रक्षा, दूर और पूछना, आरंभ। ये जहाँ भी हो, इनके साथ यदि से आ रहा हो तो भी क्या होगा? अपहरण होगा। जैसे सालिम अली पक्षियों से प्रेम करते थे, ठीक है ना, पक्षियों से प्रेम, प्रेम आ गया तो से आ रहा है इसके साथ, तो कौन सा है? कर्ण कारक नहीं बल्कि अपदान कारक है। वह पाप से घृणा करता है, देखो घृणा, घृणा और प्रेम, तो पाप से ये अपदान कारक है। मोहन शेर से डरता है, डरने की जहाँ प्रक्रिया होगी तो कौन सा आएगा? अपदान कारक। बहू ससुर से लज्जा करती है, लज्जा शर्माना, ससुर से। बच्चे माता पिता से संस्कार सीखते हैं, ठीक है ना, सीखना आया था ऊपर उस नियम में। विद्या से रहित मानव पशु तुल्य है, रहित और तुल्य समान, तुलना करना, ये क्या आएगा यहाँ पे? अपदान कारक है। राजा गाय को शिकारी से बचाता है, बचाने का बोध हो, रक्षा करने का बोध हो, तो कौन सा आ जाएगा? वो वहाँ भी अपदान कारक आएगा। राधिका रेणु से लंबी है, यहाँ तुलना हो रही है दो के बीच, तो तुलना हो रही है तो कौन सा? से जो है वो किसका बोध करवा रहा है? अपदान कारक का। अब दूरी वाला जो बोध था, जैसे डिगावा से भिवानी 40 किलोमीटर दूर है, दूरी का बोध था, उसमें मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, पूछने का बोध होगा। परीक्षा 15 मार्च से आरंभ होगी, आरंभ होना, ठीक है ना,
तो क्या है, इन सभी वाक्यों में जो है अपादान कारक का बोध होगा। ईर्ष्या, ठीक है ना, प्रेम, घृणा, आरंभ होना, आप लज्जा करना, शर्माना, दूरी का बोध, डरना, रक्षा करना, इन सभी में किसका बोध होगा? इन सभी में अपादान कारक का बोध होगा। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब है संबंध कारक। वाक्य में जिस पद से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से संबंध प्रकट होता हो। वाक्य में जिस पद से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से संबंध प्रकट होता हो, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि इस वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से जब संबंध प्रकट होता हो तो वो कहता है संबंध कारक। जैसे रमेश का भाई, इसके चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। ठीक है ना। तो रमेश का भाई आया है, का भाई आया है, किसका भाई आया है? रमेश का। ठीक है ना, रमेश का क्या है? भाई है वो। तो रमेश और भाई में क्या है? सीधा संबंध है। कमल के खिलौने सुंदर है। अब देखो, कमल और खिलौनों के बीच संबंध है। अपने दही को कौन खट्टा कहता है? अपने। अब देखो यहाँ पे का, के, की का बोध नहीं, बल्कि यहाँ पे ने का बोध है, ना, ने, नी। अपने दही को कौन खट्टा कहता है? ठीक है ना। मेरा बेटा आ जाएगा। अब यहाँ रा, रे, री का बोध हो गया, रा, रे, री, मेरा, किसका बेटा? ठीक है ना, किसके दही को। अब इसमें यदि प्रश्न बनाएंगे तो का, के, की का ही बोध होगा। जैसे अपने दही को कौन खट्टा कहता है, किसके दही को कौन खट्टा कहता है। ठीक है ना, मेरा बेटा आ जाएगा, किसका बेटा आ जाएगा। इन सभी में का, के, की का बोध हो रहा है जब हम प्रश्न बनाते हैं। मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है। ठीक है, तो ये हो जाएगा संबंध कारक। तो संबंध कारक के चिन्ह रा, रे, री, ना, ने, नी सर्वनामों से बनते हैं। जैसे अपना, अपने, अपनी, मेरा, मेरी, इन सभी वाक्यों में क्या है? संबंध कारक का ही प्रयोग होगा। अब आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में देखोगे, वाक्य में क्रिया का आधार, आश्रय, समय या शर्त अधिकरण कारक कहलाता है। वाक्य में क्रिया का आधार, आश्रय, समय या शर्त अधिकरण कारक कहलाता है। अथवा संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी के आधार का पता चले तो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आप देखो, बंदर पेड़ पर बैठा है। तो बंदर किस पर बैठा है? पेड़ पर। पेड़ जो है बंदर के लिए क्या है? आधार है। मैं शाम को आया था। अब शाम को देखो, को का मतलब देखते ये नहीं कि कर्म कारक है, ये नहीं। मैं शाम के समय में समय आया था, ऐसे। यहाँ शाम का जो है एक मतलब क्या, इसने समय बता दिया। ऊपर आया था कि किसी समय, क्रिया के आधार आदि का या शर्त का पता चले। वह चंडीगढ़ रहता है, तो इसका करेंगे तो वह चंडीगढ़ में रहता है। में इसमें लुप्त है, बताया था। ईश्वर करे आपके घर मोती बरसे। ईश्वर करे आपके घर में। ठीक है ना, अधिकरण कारक है ये भी। तो इस प्रकार से ये अधिकरण कारक रहेगा। मधु पढ़ने में होशियार है। मधु पढ़ने में होशियार। देखो, में और पर, इस कारक में में पर के अतिरिक्त भीतर, अंदर, ऊपर, जैसे पुस्तकें मेज पर रखी हैं। ठीक है ना, ये भी इसका हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल भी हैं, ऊपर, बीच, मध्य का भी प्रयोग होता है कि जैसे छत के ऊपर मत जाओ, छत के ऊपर मत जाओ। के का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे का, के, की का बोध हो रहा है तो ये संबंध कारक हो जाएगा, नहीं। बिल्ली कमरे के अंदर है। ठीक है ना, पुस्तकें मेज पर रखी हैं। आंगन के बीच मध्य चारपाई डाल दो। आंगन के बीच या मध्य चारपाई डाल दो, तो इसका बोध तो वही होगा, बीच में या मध्य में। अतः उपरोक्त सभी उदाहरणों में अधिकरण कारक है। नेक्स्ट देखो, लास्ट है संबोधन कारक। जिस संज्ञा पद से किसी को पुकारने, सावधान सचेत करने अथवा संबोधित करने का बोध हो वह संबोधन कारक कहलाता है। जैसे, हे प्रभु मेरा उद्धार करो। अजी भाई साहब मेरी बात सुनो। इसके आगे क्या होगा? संबोधन में ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह का प्रयोग होगा हर जगह। ठीक है ना,
देखो ये बना, विस्मयादिबोधक समझ दिए होगे, पूर्ण विराम और उसके नीचे बिंदु। अजी भाई साहब, देखो ये रहा, मेरी बात सुनो। अब आगे क्या है, बच्चों बिजली की तार मत छूना, यानी कि ये क्या है, ये सावधान, ये यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह हो जाएगा। बच्चों बिजली की तार मत छूना, ये क्या किस में आ गया, ये सावधान में आ गया, सचेत करने में। देवी और सज्जनों, इस गांव में आपका स्वागत है। इन सभी उपरोक्त उदाहरणों में संबोधन कारक रहेगा। तो दोस्तों ये आज की कारक की क्लास थी। यदि आपको ध्यान से पढ़ लिए तो आपका कारक से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और ये मेरा विनम्र निवेदन है कि ये क्लास अपने बच्चों को भी आप दिखाएं, क्योंकि ये जो नियम मैंने बताए हैं बीच बीच में, ये हर किसी स्कूल में नहीं बताए जाते। ये नोट्स जो है एनसीईआरटी के हैं, बहुत मेहनत से बना रखे हैं मैंने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे कारक। और यदि कुछ डाउट हो तो जो है मैसेज डाल के बता दें, कमेंट सेक्शन में बता दें। मिलते हैं जल्द ही नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।